वाटर गया HCl से, उसने अपना केमिकल रिएक्शन किया तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला और क्या हुआ, हाइड्रोजन निकली और एक हर्र सी आवाज़ आती है, डकार आया, मरीज कहता है आराम आ गया। ये कौन सा आराम आया? वो तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ है अंदर, और हम लोगों ने समझ लिया है कि वो जनाब एक जो है ना वो गैस को बड़ा आराम आ गया। सो मतलब बेसिकली ये एक हमारे लोकल एक हम चूँकि देखते आ रहे हैं, पानी है ना, मशरूब है ना एक, वो कोई इलाज थोड़ी है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के अंदर अभी भी बोतल पीने का मतलब मैदे से गैस निकालने का है, जो कि फजूल तरीन बात है। नतीजा क्या निकलता है कि वो प्रोटेक्टिव म्यूकोजा जो ऑलरेडी डैमेज थी, ऊपर से कार्बोनेटेड वाटर आपने और ऐड किया, उसके अंदर जो कल कलां जाके डैमेज होनी थी वो आज से डैमेज होनी शुरू हो गई। ठीक है ना? सो अब देखें ट्यूमर तक बात आ गई। फिर ट्यूमर दो डिज़ाइन हो गए, या तो बिनाइन थे या फिर कैंसर थे। अब आप देखें कि वो ट्यूमर कैंसरस क्यों नहीं हुआ, जो एक का कैंसरस हो गया एक का बिनाइन हो गया। रीज़न इज़ दैट कि इनहेरिटेड फैक्टर्स फिर अगेन एक नया मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। कुछ मोरूसी अमराज होते हैं, अगर फैमिली में बैक साइड पे आपकी फैमिली में कहीं टीबी पड़ी हुई है, कहीं कैंसर पड़ा हुआ है, फोर फादर्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो वाला पेशेंट ज़्यादा ससेप्टिबल होगा कि उसका अल्सर मैलिग्नेंट हो जाए, उसका वो GIT का ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाए। नंबर वन। जिसके फोर फादर के अंदर ये हिस्ट्री नहीं है, उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बिनाइन हो जाए। नंबर वन। नंबर टू, आपने देखा होगा कि आज से 20 साल पीछे चले जाएं, 15 साल पीछे चले जाएं, तो कुछ ऐसी डिजीज़ेस थी जिसको हम कहते थे, आप कहते थे कि देखें जी ये बीमारियां ख़ानदान में ना हो तो नहीं होती। जैसे फ़र्ज़ करें कैंसर है, जैसे दम है, जैसे ये अपना जोड़ों का दर्द है, या इसी तरह कैंसर है, ये डिफरेंट ऐसी डिजीज़ेस थी जो कहते थे ख़ानदान में हों तो होती हैं। लेकिन आजकल तकरीबन हर डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर है उसके पास ऐसे मरीज़ों की लिस्ट होगी जिनकी ना फैमिली में टीबी वो कैंसर है और उनके बच्चों में कैंसर आया हुआ है। आज के नज़र कितने लोगों को नज़र आते हैं केस? बहुत सारे नज़र आते हैं। रीज़न इज़ दैट कि आज हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स के अंदर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स को ऐड कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली कार्सिनोजेनिक जो एजेंट्स होते हैं वो ऐड होते रहते हैं, और फिर उन्हें कभी ज़ख्म मिलता है किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी एज पे, तो वहीं पे वो ऐड होके उसी बिनाइन को वो चेंज कर, उसका जो जीन्स म्यूटेशन करके उसके अंदर वो चेंज ला के उसको मैलिग्नेंट बना देते हैं। जितना फास्ट फूड्स है ये कार्सिनोजेनिक है, जितने ये बर्गर पिज़्ज़ा फास्ट फूड्स जितने ये सारे कार्सिनोजेनिक। इसी तरह जितना प्लास्टिक यूजेस है हमारा, ये सारा कार्सिनोजेनिक है। कितने लोग हैं, अभी हम लोग आजकल बड़ा इजी हो गया, जाएं बिरयानी पैक करवाएं, प्लास्टिक वाले वो डब्बे से वाइट से बने होते हैं। इसी तरह प्लास्टिक के कप आ गए, हम चाय पीते हैं, ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं। सो आजकल अब हम अगर अपना मुशाहिदा करें तो हम लोग प्रैक्टिसिंग हो गए हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट्स के यूजर्स के अंदर। सो आज अगर एसिडिटी बनी हुई है और आज आपका पेशेंट आपको मिला पिछले 2 से 3 महीने 4 महीने 6 महीने से वो तेजाबियत का मरीज है, आज से उसका H. पाइलोरी करवाएं, आज से उसको प्योर होम्योपैथी की जो सही लॉजिक है उसकी तरफ लेके जाएं कि जनाब हम तो काजेशन का इलाज करते हैं, श्योर हम तो कॉजेटिव एजेंट्स को हमें नहीं पता गरज के कैंसर है, टीबी है, दमा है, जो भी है, हमारे ज़िम्मे ये है कि हमने एज होम्योपैथ आपकी बॉडी से टोटल कॉजेशंस को रिमूव करना है। नतीजा तन क्या होगा कि आपको शिफा मिलेगी, क्योर मिलेगा, जिसे कहते हैं क्योर मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, क्योर मिलेगा। सो इसी तरह उसके ईटिंग हैबिट्स जो आती हैं, अगर वो पाइलोरी पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी ईटिंग हैबिट्स को हम ठीक करेंगे। हर वो चीज़ जो कार्सिनोजेनिक है जो उसकी हैबिट्स में शामिल, उसको दूर करते जाएंगे। सो ट्यूमर तक बात आई, एक इन्फेक्शन से लेके हम ट्यूमर तक आ गए। GIT के अंदर कितना बड़ा ट्यूमर जहाँ कहीं भी आ जाए उसके पीछे इस बीमारी का हाथ होता है। एक सिंपल एसिडिटी तेजाबियत से लेके मैदे के कैंसर तक जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन सा है? H. पाइलोरी। वो कौन सा है? H. पाइलोरी। आप मरीज का करवाएंगे IgG और IgM, क्यों? इसलिए
हिस्ट्री के साथ आपको पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन पुरानी है या नई है। सो जब दोनों पॉजिटिव हो गए तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट हिस्ट्री पुरानी लेके आ रहा है, और इसको आपने एश्योर करना है कि आपकी डायग्नोसिस ठीक हो गया ना। सो इस तरह करके ये आपने एक सिंपल डिस्कम्फर्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम से निकल के, अगर हम उसे क्योर ना करें, अगर हम उसे होम्योपैथिक मेडिसिन ना दें, अगर उसे हम उसकी कॉन्टिन्यूस सप्रेशन करते जाते हैं, जैसे एक सिंपल सा फार्मूला मैं बताता हूँ, मैं किसी मेडिसिन को टारगेट नहीं करने लगा, मैं एक मेप्राजोल का एक आजकल ट्रेंड है सर, लोगों ने, बल्कि मैं चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो कई मरतबा रैंडमली मैं अपने स्टूडेंट्स के बैग कहता हूँ कि अब निकालने इसमें से क्या क्या रखा हुआ है। सो देखिए मेरे पास 72.5% डाटा गर्ल्स जो स्पेशली उनके बैगों से पैरास्टामोल निकलता है, पॉन्स्टॉन निकलती है, उनके बैग से पॉन्स्टॉन निकलती है, और उसके बाद जो दूसरी बड़ी दवा निकलती है वो मेप्राजोल निकलता है। वो किसी ना किसी, उसके बहुत सारे ब्रांड नेम है, मेप्राजोल है, कुछ इस तरह करके और भी, बहरहाल देखें सर ट्रेंड सेट हो गया है, लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन कर ली। मतलब आज आप लेक्चर ले रहे हैं, आप सेमिनार्स निकलेंगे, घर जाएं थके हुए हैं, चलो जी पैरास्टामोल सटो तो सोओ। ये कौन सा ट्रेंड है? ये लिवर को ख़राब करने का ट्रेंड है, नंबर 1। अच्छा, इसी तरह कुछ एक्स के लिए, स्पेशली फीमेल गायनाकोलॉजिकल एक्स के लिए कुछ मेडिसिन का ट्रेंड सेट कर लिया हुआ है, बैग के अंदर पॉन्स्टॉन रखी हुई है। आज आपकी क्लास फेलो साथ बैठी है, आपकी कोलीग बैठी है, अच्छा क्यों तबीयत ख़राब है, बस वो पेन हो रहे हैं, स्पेशल पेन जो, चलो ये गोली खा लो, वो पॉन्स्टॉन खा लेनी है, दिन अच्छा गुजर जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आप अपने किडनी को फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं। मेडिकल लिटरेचर को आप उठा के देख लें, जितने पेन किलर्स होते हैं ये सारे के सारे रीनल फेलियर करते हैं, जितने पेन किलर्स होते हैं ये साइटोटॉक्सिक एक्टिविटीज़ होती हैं और ये रीनल फेलियर करते हैं। जितने ये पैरास्टामोल होते हैं, आप पैरास्टामोल का कंट्राइंडिकेशन पढ़ के देख लें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसका ओवर यूज़ क्या करता है, हेपाटाइटिस करता है। आप देखें मैंने हेपाटाइटिस बोला, इसका मतलब ये BC नहीं करता, वो वायरल इन्फेक्शन है। हेपाटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, सो लीवर के अंदर सोजन पैदा करता है ये पैरास्टामोल। सो सेल्फ मेडिकेशन के नतीजे में क्या निकलता है कि क्रॉनिक जो डिजीज़ होती है वो क्रॉनिक डिजीज़ में चेंज होती जाती है। वो जो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स होते हैं वो क्रॉनिक स्टेज सिम्टम में चेंज होते जाते हैं। सो नतीजतन क्या निकलता है कि एक ऐसी बीमारी विद द कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स ऐसी स्टेज पे आ जाती है जो इनक्योरेबल होती है, जहाँ पे जिसे कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ डेवलप होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं रह जाता। मैदे में ज़ख्म बन गया, कैंसर बन गया, और इस तरह GIT डैमेज होती गई और पेशेंट अल्टीमेटली एक दिन इस दुनिया से फारग हो जाता है। सो एक H. पाइलोरी अपनी चंद सिम्टम्स के साथ बॉडी के अंदर आता है और एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। यहाँ तक समझने में कोई इशू हुआ किसी को? मैंने बहुत कोशिश करके बड़े सिंपल से वर्ड लगा के अपनी कोशिश की है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली आएँ। कोई सवाल यहाँ पे? डॉक्टर साहब आप सवाल करना चाह रहे हैं? चलें सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। इसका एक तो H. पाइलोरी IgG और IgGM है, जो इसका ये तो है ब्लड से रिलेटेड है, दूसरा स्टूल से रिलेटेड है, ज़रा वो भी काइंडली बता दीजिए। हाँ जी, स्टूल के अंदर भी H. पाइलोरी को ही टेस्ट किया जाता है। और ये होता क्या है कि जब एक्चुअली बेसिकली ये डिज़ीज़ जब हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हमने इसे, मैंने बताया कि हमने पहले ठीक करना है। तो जब आपका IgG और IgM नेगेटिव हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये थ्रू आउट द GIT आप देखेंगे पहले वीक में करेंगे होगा, अगले वीक में करेंगे, वीक पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट वीक में ये क्लियर हो जाएगा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि IgG और IgM को ज़रा डिटेल में डिफ़ाइन कर दें, क्योंकि ये रिपोर्ट्स में आ रहा होता है जी, और सम टाइम डॉक्टर्स को समझ नहीं आती कि ये IgG क्या है या IgM क्या है, इसकी डिटेल ज़रा। बेसिकली डॉक्टर साहब ये होता है कि IgG पॉजिटिव हो और IgM ना हो तो इसका मतलब है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है, नई नहीं है। तो जब वो पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये होता है कि नई इन्फेक्शन आई है।